हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का सी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे आपको पता ही है। साथ ही इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, कब एग्जाम होने वाला है। फेब में इसका एग्जाम होने वाला है, तो उस ध्यान में रख करके अब आपको अपनी तैयारी करनी है, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए ही कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आप उनको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि काफी बार देखा गया है कि इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं रिपीट होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग के सीटेट का ये भी पेपर 1 आप देख रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 3DP के हैं वो लेकर के आएँगे। अलग-अलग सारे ही सब्जेक्ट की आपकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, जिससे कि एक सब्जेक्ट आपको एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको एक जगह पर मिल जाएँगे, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी होगा अपनी तैयारी करना, साथ ही प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर ये सीडीपी का 16 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे, जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, ये उसका पेपर है। दिसंबर 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। 16 क्वेश्चंस मैंने आपको पार्ट 1 में सॉल्व करवाए थे। पार्ट 2 में अब इसके 17 क्वेश्चन से आगे हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, ज़रूर से देख लीजिएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर भी मैंने सॉल्व कराए थे, और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं, वो सारे ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट इसमें सीडीपी के साथ-साथ ईवीएस के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँगी। जिसमें दूसरा सीडीपी के अलावा जो आपकी दूसरी प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो ईवीएस का रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो उसको भी मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊँगी। लेकिन ये सारी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं, इसमें 17 क्वेश्चन लेते हैं। Scaffolding provided by the teachers hinders the learning process of children. Lev Vygotsky proposed that children learn independently by acting upon and manipulating the environment. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इसको पाड़ भी बोला जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसको पाड़ बोला जाता है। ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर बता ही दिया है। जो लेव वाइगोस्की है, उन्हीं का ही सिद्धांत था। उन्होंने ही कहा था कि जब बच्चा अधिगम कर रहा होता है, लर्निंग में होता है, तो उसके आस-पास का जो क्षेत्र होता है, जिसको कि ZPD बोलते हैं, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, निकटतम समीपस्थ क्षेत्र जिसे बोला जाता है। तो वहाँ पर बच्चा क्या करता है, उसके आस-पास के क्षेत्र से सीखता है, और जो लोग होते हैं वो उसकी सहायता करते हैं सीखने में। उसको ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, पाड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी कथन कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो आलंबन होगा, बच्चे डिपेंड होते हैं टीचर पर कि वो हेल्प कर पाएँगे, तो उसकी सीखने की लर्निंग प्रोसेस में बच्चे की वो बाधा की तरह काम करता है, ये इनका कहना है। तो कारण उसका क्या दिया है कि लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर-फेर करके सीखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, गलत है। इन्होंने क्योंकि जो सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया था, तो इन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात कही थी, और उन्होंने ये चीज़ मानी थी कि उसके आस-पास का जो क्षेत्र होता है, उसमें जो लोग होते हैं, वो हेल्प करते हैं बच्चे को सीखने में। तो यहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट क्या हैं, गलत कह रहा है, तो क्या होगा, बोथ ए एंड आर ऑल फॉल्स। यहाँ पर कथन भी गलत है, उसका दिया गया कारण भी गलत है। बच्चा स्वतंत्र रूप से नहीं अभिक्रिया करके, यानी कि उस पर डिपेंड होकर के उसके साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो यहाँ पर ये वाला दोनों ही पॉइंट यहाँ पर फॉल्स हो जाएँगे। ए भी गलत है और आर भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Children come into this world as tabula rasa or blank slate, are born unruly and need to be socialized, come into this world with genetic codes that determine their destiny, are gently influenced by the social culture context they grow up in. यहाँ पर उन्होंने बच्चे एक वर्ड दे रखा है, इसके आगे आपको चार स्टेटमेंट है, कौन सा सही हो रहा है उसके बारे में वो आपको उस पर करेक्ट लगाना है। इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं, अनियंत्रित पैदा होते हैं, उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं, जो उनकी नियति तय करते हैं। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं, जिसमें वे बड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन होते हैं, किस तरह का सही रहेगा? तो सीटेट के क्वेश्चंस आप जब देखेंगे, तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि आपको सारे ही पॉइंट करेक्ट नज़र आएँगे। जितने भी ऑप्शंस दे रखे होंगे, सारे ही आंसर्स आपको सही लगेंगे। क्योंकि ये बात भी कही जाती है, कुछ उसमें थिंकर्स हैं जिनका ये भी मानना है कि खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में होते हैं, लेकिन सबका ये मानना नहीं होता। तो आपको आंसर ये देना है, इस तरह का जो सब पर अप्लाई होता हो या एक सैद्धांतिक रूप से, नैतिक रूप से पूरी तरह से करेक्ट हो। तो यहाँ पर जो आपको 4th पॉइंट दे रखा है कि
उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। ये जो बच्चे होते हैं, जिस तरह के जैसे भी वातावरण में वो जन्म लेते हैं, जिस तरह के परिवार में, सोसाइटी में जन्म लेते हैं, जैसे कि किसी भी कल्चर में इंडिया में जो बच्चे होते हैं, वो इंडियन कल्चर को सीखते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के क्यों ना हों, लेकिन हमारा अपना एक अलग कल्चर है इंडियंस का, उसको सीखते हैं, उसको जानते हैं। अभी कोई बच्चा अमेरिका में होगा तो वहाँ के कल्चर को जानेगा, अलग-अलग जगह पर जैसे भी वहाँ पर का वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, लोग उठते-बैठते हैं, बोलना सीखना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर से वो अडॉप्ट करता है, धीरे-धीरे सीखता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं, जिसमें वो बड़े होते हैं। ये वाला क्या है पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, at which level of Kohlberg moral development does individual ethical behavior mainly depends on the mindset that what do people think of me? कोलबर्ग की नैतिक विकास की किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चा जो होता है वो ये सोचता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच पा रहा होगा। कन्वेंशनल की, पोस्ट कन्वेंशनल की, नॉन कन्वेंशनल की, प्री कन्वेंशनल की। सबसे पहली बात तो तीन ही स्टेज उन्होंने बताई ही थी। यहाँ पर कौन-कौन सी थी? पारंपरिक थी, उत्तर पारंपरिक थी और पूर्व पारंपरिक। ये 3 ही स्टेज होती हैं जो कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की बताई हैं। तो इसमें से कौन सी स्टेज होती है? तो ये आपकी अ, जो पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल स्टेज है, उस स्टेज में जो होता है, सबसे पहले पूर्व पारंपरिक आती है, सबसे पहली स्टेज होती है, दूसरी पारंपरिक आती है, तीसरी आपकी उत्तर पारंपरिक आ जाती है। तो जब कन्वेंशनल स्टेज में, पारंपरिक स्टेज में होता है, तब बच्चा ये सोचता है कि समाज के जो लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं, किस तरह की समाज के जो लोग हैं मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं, किस तरह की थिंकिंग है उनकी मुझे लेकर के, इसका उस पर इफ़ेक्ट भी पड़ता है और वो उसको सुधारने की कोशिश भी करता है। तो ये वाली स्टेज हो जाती है कन्वेंशनल स्टेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक कथन और निष्कर्ष है। इसमें आप सीटेट में देखेंगे कि ये कथन निष्कर्ष वाले बहुत क्वेश्चन्स आते हैं, तो इसमें आपको अच्छे से तैयार करना होगा। जितने भी इसके सिद्धांत दे रखे हैं अधिगम के, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो बुद्धि से रिलेटेड दे रखे हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड दे रखे हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सारे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 to 6 ईयर्स शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड टू राइट प्रॉपर्ली एंड विथिन द लाइन्स। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। चिल्ड्रन गेन अ कंट्रोल ऑफ फाइनल मोटर स्किल फ्रॉम 5 to 6 ईयर ऑनवर्ड। बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं। तो 5 से 6 वर्ष का जो बच्चा है, तो आपको पता ही होगा, जब 6 वर्ष का बच्चा होता है, तब उसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में कराने का प्रावधान है। अब जो आपका चल रहा है, चाहे वो एनईपी हो, एनसीएफ हो, सभी के द्वारा, आरडीई के द्वारा भी, तो उसका फर्स्ट में एडमिशन होता है, फर्स्ट में वो आता है। जैसे एनईपी के अब जो स्तर आपने देखेंगे, पहले तो जो कोठारी वाला आयोग का चल रहा था, अब वो बदल करके एनईपी के हो चुके हैं। कौन-कौन क्या स्तर हैं? तो 5 प्लस 3 प्लस 4, कुछ इस तरह का अब जो चल रहा है फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मेट चल रहा है। तो यहाँ पर 5 से 6 वर्ष का जब बच्चा होता है, उसका लिखने का इतना अच्छे से उसकी वो नहीं होती। मेनली जो उससे पहले में जो आंगनवाड़ी वाले स्टेज पे होता है, बाल-वाटिका पे होता है, तो बच्चा को मेनली बैठना है या वहाँ पर खेल-खेल में बच्चों को चीज़ों को सिखाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि वो बेसिक चीज़ों को सीख पाएँ। उसके बाद जब वो फर्स्ट क्लास तक पहुँचता है, तो वहाँ पर ध्यान दिया जाना शुरू होता है कि किस तरह से बच्चे में, तो यहाँ पर भी बच्चा अगर आड़े-टेढ़ी लाइनें भी खींच पा रहा है या उस तरह से कर रहा है, तो भी उसको एक्सेप्टेबल होता है, वहाँ पर आप उससे ये नहीं अपेक्षा करते कि वो एग्ज़ैक्टली पूरी लाइन बना कर के ही लिखेगा। तो ये वाला पॉइंट जो कथन है, वो सही कह रहा है। दूसरा वाला है उसकी व्याख्या कि 5 से 6 साल के बाद ही गतिक कौशल का बेहतर, सही बात है, बच्चा जो होता है पेंसिल को पकड़ना या जो है लिखना सीखना जो होता है 5 से 6 वर्ष के बाद ही सही ढंग से हो पाता है। तो दोनों ही करेक्ट हैं, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, और जो आर है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका कथन और निष्कर्ष वाला ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पर? टीचर्स शुड डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्लेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन देम ओनली। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। लर्निंग टेक्स प्लेस इफेक्टिवली इन एन अथॉरिटेटिव rather than a democratic environment। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है?
ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों को छात्रों से पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए और अधिगम को पूरी तरह से बच्चों पर ऐसा नहीं होता है। आप बच्चों को फ्री अगर छोड़ देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा सीख रहा है वो सब सही ही सीख पाए। उसको ये नहीं पता चल पाएगा कि कहाँ पे वो गलत जा रहा है, क्या गलतियाँ कर रहा है, उसे कैसे वो सुधारना है। इसके लिए टीचर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है कि बच्चा स्वयं से करके सीखे लर्निंग बाय डूइंग का भी प्रावधान चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी टीचर की नीड होती है जिससे कि वो बच्चे को ये बता सकें कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे किसी काम को और अच्छे ढंग से वो कर सकते हैं, तो इसके लिए टीचर की नीड होती है। तो यहाँ पर ये वाला तो पॉइंट आपका गलत है, कथन गलत है। निष्कर्ष में क्या है कि अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण की बजाय एकाधिकारवादी गलत है, ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक होता है, तो ये वाला दोनों ही आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड वाला होगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स। दोनों ही पॉइंट क्या हैं, गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, mastery oriented learners typically attribute success to dash and failure to dash। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और सफलता का, यानी कहने का मतलब ये है कि जो मास्टर ओरिएंटेड लर्नर्स होते हैं वो सफलता का श्रेय किसको देंगे, योग्यता और कोशिश को, अपर्याप्त कोशिश को, योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई, यानी कि दो चीजें फिलअप करनी है आपको। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी होते हैं, वो अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? वो अपनी योग्यता और कोशिश को। जो उनकी एबिलिटीज़ और एफर्ट होते हैं, उसको जो है अपनी सक्सेस का पूरी तरह से क्रेडिट देते हैं। और फेलियर को किस पर डालते हैं? फेलियर को वो इनसफिशिएंट एफर्ट पर डालते हैं कि उनकी कोशिशें क्या थी? अपर्याप्त। यानी कि वो लक पर नहीं डालते। वो लक पर नहीं छोड़ते कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी मेहनत थी, और अगर नहीं हुआ तो आपकी किस्मत खराब थी। वो इस चीज़ को नहीं मानते, वो ये मान कर के चलते हैं कि मेरी कोशिश में किसी तरह एफर्ट में कोई कमी होगी और नेक्स्ट तैयारी के लिए और अच्छे से लग जाते हैं। तो अ, आज के टाइम अगर जो सिचुएशन चल रही हैं, मानते हैं लक भी होती है, ये फैक्टर भी काम करता है, आप पूरी तरह उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आपकी मेहनत जो होती है, एक बार आपका नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। इसलिए लगातार तैयारी करते रहिए। सीटेट आपका मेन एम तो नहीं होगा, मेन एम तो आपको कोई ना कोई किसी कॉम्पिटिशन को निकालना ही है, क्लियर करना है, तो उसपे लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा ही। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी, अटेंशन डिफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको क्या कहते हैं? ये एडीएचडी कहलाता है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। या इसके बाद जो टेट का एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ पर टीईटी का कॉन्सेप्ट जो है पेपर आने का, यूपी टेट का, उसमें तो क्या रहता है कि डायरेक्टली इसी तरह के क्वेश्चंस ही बनते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वहाँ कंटेंट बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो वहाँ पर ये सारी फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेरेब्रल पैल्सी या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यहाँ पर जो कह रहा है सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? अधिगमात्मक विकलांगता में, ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार में, मस्तिष्क पक्षाघात में, स्वलीन क्रम विकार में। तो किसमें होती हैं? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्वलीन क्रम विकार में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये जो ऑटिज्म वाली प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर बच्चा सोशली कम्युनिकेट इज़िली नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम आती है, उसके लिए चुनौती बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, children often come up with their own explanations of events around them. On being probably to why does it rain? Sia says, God was tired of carrying the buckets of water on his shoulders. Such explanation. यहाँ पे क्या कह रहा है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर के आते हैं, जैसे कि बारिश क्यों होती है, या पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं का क्या मतलब होता है? मीन्स कहने का ये कि बच्चे जो होते हैं ना, उनकी एक अलग ही क्रिएटिविटी उनकी में होती है, क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, तो वो क्वेश्चंस बहुत करते हैं और उसका अपना ही एक अलग-सा उनके पास एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो उसके बारे में कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इंडिकेट्स दैट चिल्ड्रन हैव नेटिव अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद द they try to understand events. Besides, the children have an egocentric view and cannot consider others' viewpoint. Illustrate that children are not capable of any reasoning. Prove that children's thinking is much lesser than adults quantitatively. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मीन्स क्या होता है कि जो एक अपना ही अलग सा नैरेटिव उनका होता है, अपनी चीज़ों को अलग ढंग से एक सोच पाते हैं, उसका अलग सा एक्सप्लेनेशन लेकर के आते हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है कि वो इंडिकेट करता है, संकेत देता है कि बच्चों में अपनी सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी फर्स्ट प्राइमरी जो एजेंसी सोशलाइजिंग की होती है, कौन-सी होती है? वो होम होती है। उसका अपना घर होती है, उसकी अपनी फैमिली होती है। तो वहाँ पर वो जिन चीज़ों को देखता है, समझता है, जैसे कि बच्चों को प्रार्थना करना है, ये सारी चीज़ें प्रेयर हैं, बचपन से ही सिखाया जाता है। तो जिस तरह से देखते हैं वैसे ही समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, गॉड कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी ये थिंकिंग बनी। यहाँ जैसे रिया की यहाँ पर थिंकिंग के बारे में सिया की थिंकिंग के बारे में कहा गया है कि भगवान जी जो थे अब वो बकेट में पानी को नहीं रख सकते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पानी को नीचे गिरा दिया। तो उनकी बारिश के लिए ये थिंकिंग होती है। तो वो अपने वातावरण से, अपनी चीज़ों से अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही अलग टाइप के आते हैं, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ करके ही आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इसी तरह का ही एक स्टेटमेंट है कि ड्यूरिंग प्ले टाइम एट स्कूल ऋषभ अ 7-year-old बॉय picked a doll to play with. Some of his made fun of him for his choice of toy. As a teacher who wants his student to grow up with gender role flexibility, which of the following would be the best response to the situation by the teacher? यहाँ पर क्या है कि विद्यालय में खेलने के समय जो ऋषभ है, जो कि एक लड़का है 7 वर्षीय, वो खेलने के लिए गुड़िया को लेकर आता है। तो यानी कि गुड़िया डॉल को उठाता है कि वो खेलेगा उसके साथ। उसके कुछ साथी जो होते हैं, उसकी पसंद के उसका मज़ाक उड़ाते हैं कि बीइंग अ बॉय अगर कोई अ, डॉल के साथ खेल रहा है बच्चा, कोई लड़का, तो वहाँ पर मज़ाक लोग उड़ाएँगे कि ये क्योंकि बचपन से ये सिखाया जाता है कि गुड़िया तो लड़कियों के खेलने का काम होती है, गुड़िया से लड़कियाँ खेलती हैं, इसलिए उसका मज़ाक उड़ाने लगते हैं। तो एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के लिए लचीलापन विकसित करना चाहता है, वो इस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देगा? यानी कि एज़ अ टीचर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि जिससे कि बच्चों के में ये भावना जेंडर इक्वालिटी की भावना है, वो ये चीज़ों को डिफाइन ना करें कि हाँ, गुड़िया है तो उससे सिर्फ़ लड़की ही खेलेगी, लड़का नहीं खेल सकता। ये चीज़ आप किसके थ्रू करेंगे? बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए, ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए, गलत है। आपको सबको एक जैसे समान समझना है, किसी की भी बच्चे की कोई भी पसंद हो सकती है, तो ये वाला तो पॉइंट गलत हो जाएगा। ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्टिंग से ही आप बच्चों में ये चीज़ डाल देंगे कि कौन लड़का है, कौन लड़की, दोनों में भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंज़ूर नहीं है कि गुड़िया के साथ खेले। इसका मतलब नहीं होता है कि दूसरे को क्या है, क्या नहीं है, बच्चे की अपनी क्या नीड है, वो क्या करना चाहता है, उसको आपको मोटिवेट करना है उसके लिए। लास्ट वाला है कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यही वाला पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा कि लेट ऋषभ प्ले विद डॉल एंड टेल अदर चिल्ड्रन दैट दे कैन आल्सो चूज़ एनी टॉय ऑफ चॉइस। कि जो उसकी चॉइस का टॉय है उसके साथ उसे खेलने देना चाहिए और बाकी बच्चों को भी उनकी मर्ज़ी के खिलौने के साथ खेलना चाहिए। जैसे कि इंडिया में बच्चा अगर जो है गेम्स में जाना चाहता है तो पेरेंट्स दबाव डालते हैं, नहीं उसको जो है तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी, जेईई की तैयारी करनी है, उसको तो डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है। तो क्या होता है, स्टार्टिंग से डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको क्या करना है। यही चीज़ गलत हो जाती है। जो बच्चा जिस भी दिशा में जाना चाहता है, जो भी करना चाहता है, उसको उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, टीचर क्या करेगा, टीचर जो होगा उसको जो खिलौना पसंद है उसके साथ खेलने देगा और बाकी बच्चों को भी अपने पसंद का खिलौना चुनने के लिए कहेगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत ही समझदारी से आंसर देना है। अपनी मंशा ध्यान में ना रखते हुए कि आप किस तरह से सोचते हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि बच्चे के लिए क्या उपयुक्त है और एज़ अ टीचर वहाँ पर सोशलाइज़ेशन करने के लिए सभी बच्चों में किसी तरह के कोई भेदभाव ना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर टिक करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, अ टीचर शुड एम्फसाइज प्रैक्टिस ऑफ। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर बल देना चाहिए? समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में, यानी कि बच्चे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, उसमें शिक्षक जो होगा वो किस बात पर ध्यान देगा या बल देगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ जो होगी वो इम्पोर्टेंट होगी। तो फोर्थ पॉइंट जो कह रहा है, ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम। बड़ी-बड़ी चीज़ों को छोटी-छोटी भागों में बाँट देना, जिससे कि बच्चे के लिए वो आसान हो जाएगा और वो आसानी से समझ पाएगा। अब जैसे आपका पूरा सिलेबस है, एक साथ आप पूरा सिलेबस को देखेंगे तो क्या कवर कर लेंगे? नहीं कर पाएँगे।
आप सिर्फ जो है क्या होंगे, परेशान होते रहेंगे देख देख कर कि आपको इतना पैनिक करेंगे कि इतना चीज़ें पढ़नी है। लेकिन अगर आपको कि फेब में आपका एग्ज़ाम है, आप बाँट दीजिए अलग-अलग चीज़ों को छोटे-छोटे टुकड़ों में, 15 दिन एक सब्जेक्ट के लिए, 15 दिन एक सब्जेक्ट के लिए, इतने दिन रिवीज़न के लिए, इतने प्रैक्टिस सेट के लिए, तो क्या होगा आपका एक पूरा टाइम टेबल तैयार हो गया। अब बार-बार आपको परेशान नहीं होना है सोच-सोच के, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो इसी तरह से बच्चों के लिए भी जो प्रॉब्लम उनकी आए, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दीजिए, उसके बाद वो सॉल्व करते जाएँगे, एक-एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए ईज़ी हो जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस। बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। अधगम विवशता को, गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। तो यहाँ पर बच्चे जब क्या अनुभव करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। कौन सी चीज़ का अनुभव करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूड दैट, लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या तर्क दिया था कि देयर आर जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, moral development in children occurs in a continuous manner, there are cultural differences in moral reasoning of children, moral development occurs progressively in stages। तो क्या लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा था कि बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होता है, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं या फिर नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। तो क्या कहा था इन्होंने, इनका मानना था कि जो नैतिक विकास होता है वो स्टेजेस में होता है और उन्होंने कौन-कौन से स्टेजेस बताई हैं, इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं। जो नैतिक उसकी डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस जो हैं उन्होंने बताई हैं। अभी पहले ही जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, उसमें आपको बताया भी था 3 तरह की होती हैं स्टेजेस जो होंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक कथन दे रखा है और साथ में कारण दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि टीचर शुड यूज मल्टीसेंसरी मटेरियल्स टू कैटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलर मटेरियल्स एज वेल एज असेसमेंट स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि उस कक्षा में सभी तरह के बच्चे होते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो डिसेबल भी हो सकते हैं, अक्षम भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो स्लो लर्नर्स होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली वाले बच्चे भी हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी बुद्धि के हैं, कुछ डाइवर्जेंट थिंकिंग के हो सकते हैं, कुछ तो अलग-अलग तरह के वहाँ पर आपके स्टूडेंट हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको भी क्या होगा, मल्टी सेंसरी मटेरियल्स का यूज़ करना पड़ेगा बच्चों को सिखाने के लिए। तो पहला पॉइंट तो कथन जो है वो सही कह रहा है। और दूसरा जो उसका निष्क निष्क और दूसरा जो उसका रीज़न है कि समावेशी कक्षाओं की पाठ्यचर्या समय के मानकीकरण के साथ-साथ मूल्यांकन रणनीतियों का मानकीकरण, तो ये गलत है कि हम यहाँ पर स्टैंडर्डाइज़ नहीं करते हैं। जहाँ पर भी स्टैंडर्डाइज़ करने की बात है, मानकीकरण की बात है, तो वहाँ पर आंसर सीधे-सीधे गलत हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है। तो यहाँ पर ए तो ट्रू है लेकिन बी क्या है, आर क्या है, फ़ॉल्स है। तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड वाला रहेगा कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फ़ॉल्स। तो इस तरह से आपको जो कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा और यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो 2024 में आपका पेपर हुआ था, उस पेपर के उसके बाद अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जुलाई में हुआ था उस पेपर के, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ चाइल्ड हू इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल सच एज़ 4 + 5 = 9, so 9 - 5 = 4, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ। जिन प्याजे ने कहा था कि एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 9 होगा, तो 9 में से अगर हम 5 को घटा दें तो 4 आ जाना चाहिए। ये पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका क्या कारण होगा? अवधारणात्मक केंद्रीकरण, जीववादी सोच है, अपरिवर्तनीयता है या फिर आत्म केंद्रीयता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो जीन प्याजे थे उन्होंने भी 4 स्टेजेस दी थी। अलग-अलग स्टेजेस में बच्चा जो था अलग-अलग तरह से उसका विकास हो रहा है। संवेदीगामक अवस्था है, पोस्ट संक्रियात्मक है, औपचारिक है और मूर्त। ये 4 अवस्थाएँ दी थी, जो जीन पियाजे थे उन्होंने। तो इसमें
एक बच्चा जो सिंपल से कॉन्सेप्ट को मैथ के नहीं समझ पा रहा है, वो किस अवस्था में है, तो वो अपरिवर्तनीयता, वो इरिवर्सिबिलिटी नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिस तरह से जोड़ा गया है उसी तरह से घटाना है। तो यहाँ पर वो अपरिवर्तनीयता की असमर्थता है उसे, इसलिए वो उस तर्क को नहीं समझ पा रहा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सीटीपी के 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम जुलाई के भी जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, साथ ही ईवीएस के जो क्वेश्चंस थे इसी में दिसंबर में जो पेपर हुआ था, इसमें जो ईवीएस के क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और किसी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।